जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे। और इस वीडियो में हम आज वायुमंडल की संरचना से संबंधित इस तरह के क्वेश्चनों को लेकर के आए हुए हैं, ठीक ना। बस अगर वायुमंडल के बारे में जानते होंगे तो बहुत बढ़िया है, आगे के बताते आप जाइएगा, ठीक है। ऐसे हम छेकेंगे नहीं आज, क्योंकि थोड़ा सा नया है, ठीक है। ऐसा ही इसका ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं डिटेल, ठीक है। तो चलिए आज कि इस वीडियो में इस प्रकार से इसको क्लियर कर ले रहे हैं, उसके बाद इसका एमसीक्यू होगा तो आगे लेकर के आएंगे, ठीक है। आइए तो बिना देर के हुए इसको शुरू करते हैं, ओके। और दूसरी बात यह है, देखिए दूसरी बात यह है कि पीडीएफ, जहां तक पीडीएफ की सवाल रहता है तो जो चीज़ हम ये नहीं कि आपको इसी तरह से दे देते हैं, जो आपका वीडियो ये बन रहा है इसी को आपको पीडीएफ के थ्रू दिया जा रहा है। तो वीडियो आप देखते होंगे, ठीक ना, तबे तो आप लेते होंगे ना, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं देख रहे हैं और सीधे क्या किए कि व्हाट्सअप कर दिए और उसके बाद करें कि अच्छा नहीं है तो खराब है, ये है वो है। तो देखिए ये सब लोचा वाला बात हमसे मत कहिएगा, ठीक ना। आपको वही मिलेगा, कोई भी बात बोलेंगे क्लीन बोलेंगे, ओके। ये जो हम बना रहे हैं वीडियो, इसी का आपको पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। और दूसरी बात, जिन शिक्षक साथियों का मेरे पास 30 रुपये भेज दिए हैं 7209454643 पे और उनको पीडीएफ मिला है, उसमें 1-2 चैप्टर का और बच गया है, 15 तक मिल गया है ना, 5 चैप्टर का और बचा है। तो आज 5 चैप्टर का आपको मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद छठा के लिए हम अमाउंट एक रख देंगे कि हाँ इतना आपको लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से जो घेरे हुए वायु का जो विस्तृत फैलाव है, यही वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, ठीक ना। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के ऊपर का जो परत है उसको वायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु विज्ञान बोलते हैं। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नीचे वाले परत को ऋतु विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। सबसे ऊपर वाले परत को वायु विज्ञान और नीचे वाले परत को ऋतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल के निचले स्तर में किस प्रकार की गैसों की प्रधानता होती है? तो भारी गैस की प्रधानता अधिक होती है। तो निचला स्तर में तो जो भारी होगा वो नीचे ही नहीं रहेगा और जो हल्का रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में किस प्रकार की गैस की प्रधानता होती है? तो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हल्की गैस है ऊपर, और निचले स्तर की बात कहा जाए तो भारी गैस है। जैसे रेडान सबसे भारी गैस है, 86 इसका परमाणु संख्या है। रेडान जो है Rn, जो कि अक्रिय गैस है, Rn मतलब रेडान जो है ये आपका क्या है? सबसे भारी गैस है, ठीक ना। इसका परमाणु संख्या 86 होता है और ये सबसे भारी गैस है आपका, ओके। तो सबसे वायुमंडल की सबसे निचली स्तर में किस प्रकार के, ऊपरी स्तर में तो हल्की गैसों की प्रधानता रहती है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है? जो परमानेंट रहता है, अस्थायी, तो वो है जलवाष्प है, जलवाष्प, ओके। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो नाइट्रोजन है, 78.03% है, ठीक ना। एक्यूरेट की बात कहा जाए तो ऐसे 78% आप याद रखिएगा, ठीक ना। 78% सबसे अधिक मात्रा में है। अगर मान लीजिए कि उसके बाद 2 नंबर की बात कहा जाए तो आपका ऑक्सीजन है 21% है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना। आर्गन जो है, आर्गन 0.09% है, ठीक ना। तो इस प्रकार से वायुमंडल में गैसों का क्या है, बाकी सब समझ लीजिए कि धूलकण उगन है। वायुमंडल मुख्य रूप से 3 गैस को याद रखना है आपको, 78% नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, 0.03% कार्बन हो गया, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा अक्रिय मात्रा, अक्रिय गैस, अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करता है, वो है आपका आर्गन है। अ से अक्रिय, अ से आर्गन, एकदम इजी बात है। वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे कम अक्रिय गैस आपका रेडान है। और सबसे ज्यादा कौन है? कौ अक्रिय गैस है? 6 अक्रिय गैस है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान। हीलियम, देखिए
हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ठीक ना, जेनन है, सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान है। जेनान और रेडान है, ठीक ना। ये आपका 6 अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब यह किसी से क्रिया करता उड़ता नहीं है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस अगर कोई है तो वो है आपका आर्गन। AR से आर्गन होता है, ठीक ना। KR से क्रिप्टन होता है, XE से जेनान होता है, RN से रेडान होता है, NE से नियान होता है, HE से हीलियम होता है, ठीक ना। ये उसका क्या है, संकेत है। ओके, तो वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस कौन है आपका, तो रेडान है। और सबसे अधिक कौन है, आर्गन है। और से आर्गन, सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन है, तो आर्गन है। सबसे कम रेडान है, ठीक है। और सबसे भारी गैस कौन है, तो रेडान है। ओके, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस उत्तरदायी है उसका नाम है CO2। CO2 जो वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस इसको बोला जाता है, ठीक ना। ये ऐसे मेथेन भी है, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जरा सा इसे आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। होता यह है कि जब वायुमंडल में सूर्य की किरणें जब आती है ना, तो ये जो होता है ना, एक लेयर की तरह काम करता है। ये सूर्य के प्रकाश को तो आने देता है, लेकिन इसको जाने नहीं देता है। तो जाने नहीं देता है तो धरती क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक ना। धरती गर्म हो जाता है, यहाँ तक कि सूर्य डूब भी गया रहता है तब भी धरती गर्म रहता है। तो ये कौन रोक लेता है, ये चादर की तरह काम करता है, छेक लेता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस हरा घर, जहाँ पे सब्जी उब्जी उगाया जाता है ना, उसको शीशा से, कांच से घेरा हुआ रहता है एक घर। उसी के अंदर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को तो आने देगा लेकिन हीट को जाने नहीं देता है, ठीक ना। तो चलिए, आई होप फिलहाल ये ग्रीन हाउस क्या होता है समझ गए होंगे, और इस पर इतना चर्चा चल गया तो याद भी हो गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो वो है आपका ओजोन। ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो O3 है, याद रखिएगा। ये पूछा हुआ इसलिए मैं इस पर चर्चा कर दे रहा हूं। O3 जो है ओजोन का, ये क्या है, सूत्र है, जो कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए एक, समझ लीजिए कि कवच की तरह यह काम करता है। जो हानिकारक सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आता है उसे यह क्या करता है, सोखता है, ठीक ना। पिछले वीडियो में हम बताए होंगे। लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो उपयोग किया जा रहा है वो जाकर के इस ओजोन में छिद्र कर रहा है, ठीक ना। छिद्र करने के एवज में क्या हो रहा है कि उससे क्या होता है कि ज़्यादा किरण आ रहा है, जिससे संभावना आपका मोतियाबिंद होने का, त्वचा कैंसर होने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। जो गैस इसके लिए उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 78% है, सबसे ज्यादा है, ठीक ना। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी के धरातल यानी धरती तर से लेकर ऊपर तक ले 4 गो लेयर है। 4 लेयर कौन है, तो पहले का क्षोभ मंडल है, कितना है, कौन है, क्षोभ मंडल। उसके बाद है आपका समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल है, ठीक ना। अब देखिए, क्षोभ मंडल के धरातल से जो औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है, मतलब धरती से 12 किलोमीटर तक लेकर जो स्तर है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक ना। अब इसी के अंदर में समझ लीजिए कि जितना मौसमी घटनाएं होती है, आंधी तूफान, वर्षा जितना कुछ होता है, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक ना। दिया है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो संवहन मंडल क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है, ठीक ना। बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है, तो ये समझिए मौसमी घटना का मतलब कि जितना मौसम से संबंधित घटना होगा वो सब क्षोभ मंडल में होगा। आई होप इतनी बात मेरी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक ना। क्षोभ मंडल। ओके, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। घनत्व ज्यादा, घनत्व मतलब जो है वो क्षोभ मंडल में है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल क्या है, ज्यादा है। वायुमंडल में दैनिक वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो क्षोभ मंडल के, ठीक ना। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो क्षोभ मंडल के ही कारण होता है। जितना भी घटना घटेगा
मौसम संबंधित वो सब क्षोभ मंडल में होता है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना मेरे गुरुजी साथ। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? फिर वही बात है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल है, ठीक ना। वायुमंडल के किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल में बराबर आता है। वायुयान आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायुयान जो होता है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि उसको यहाँ मौसम बादल वादल से कोई मतलब नहीं होता है, वो ऊपर उड़ता है, ठीक ना। ओजोन परत अवस्थित होता है, तो ओजोन परत जो अवस्थित होता है वो समतापीय मंडल में होता है, ठीक है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन है? तो समताप मंडल है। सुपरसोनिक जो विमान होता है जो बहुत तेज से भागता है वो समताप मंडल में ही। समताप मंडल की विस्तार कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? तो वो ये तो मतलब कि अब 50 यहाँ से लेकर के 50 मतलब छांट लीजिए, 12 के बाद जो होगा उसके बाद 12 के बाद 50 वाला जो होगा कथी होगा? वो आपका हो जाएगा समताप मंडल। किस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा कम होती है? तो समताप मंडल में धूल कण जलवाष्प की मात्रा होता नहीं है, सब होता है सब क्षोभ मंडल में। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? जो तेजी से जो आपका रेडियो तरंगे आती है वो परावर्तित हो जाती है आयन मंडल से। कौन मंडल से? आयन मंडल से। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो इसको भी जितना भी सैटेलाइट होता है जो आर्टिफिशियल जो संचार उपग्रह जो होता है जो कि मतलब मौसम संबंधी जितना भी आपको बताता है वो सब आयन मंडल में अवस्थित होता है। किस मंडल में? आयन मंडल में, ठीक ना। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण कौन सा रसायन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी CFC है, ठीक ना। ओजोन का जो छिद्र हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार गैस का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एयर कंडीशन फेयर कंडीशन से क्या होता है कि ये सब झाग भाग पदार्थ जो उत्पन्न करता है ना वही CFC उत्पन्न करता है जो कि जाके ओजोन को छिद्र पहुंचा रहा है, ठीक ना। तो याद हो गया होगा आपका कि वायुमंडल में ओजोन स्तर का अवक्षय किसका कौन से रसायन के कारण होता है? तो ओजोन CFC के चलते होता है। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से प्रवर्तित होकर धरातल पर आती है? तो F परत से। अब अलग अलग परत है, ठीक ना। तो F परत फिलहाल याद रखिए, ठीक है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में जलवाष्प यह अस्थायी है। वायुमंडल के किस परत को रसायन मंडल भी कहा जाता है? तो मध्य मंडल को। बीच वाले मंडल को क्या कहा जाता है? ओजोन के जो बाद है उसको बोलते हैं रसायन मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना था? क्षोभ मंडल से। बोल दिया गाड़ी, रिपीट कर दे रहे, इतना बार रिपीट हो जा रहा है। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ता है। अभी जस्ट बताया। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय स्तर किस नाम से जाने जाते हैं? तो बहिर्मंडल। सबसे दूर है तो बहिर्मंडल माने बाहर वाला मंडल, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में सबसे ज्यादा। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। खाली ऑप्शन अलग दे दिया है, स्ट्रेटोस्फीयर अंग्रेजी में। वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी किसकी सूचक होती है? एक बाइक कमी आ गया तो ये कहती है वायुमंडलीय दाब बताता है। वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर जो मापने वाला जो यंत्र है, ठीक ना, वो तूफानी मौसम का तूफान एकदम एक बाइक मौसम में गिरावट आएगा तो वायु दाब को किस में मापा जाता है? तो मिली बार में मापा जाता है। मिली बार में वायु के दाब को मापा जाता है मिली बार में, यानी बार और मिली बार में। सामान्य वायु दाब कहाँ पर पाया जाता है? तो सागर तल पर समान रहता है, ठीक ना। वायु दाब के घटते बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वायु दाब का उच्चवाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब उच्चवाचन बोलते हैं इसको, ठीक ना। जो घट बढ़ करता है उसको उच्चवाचन बोलते हैं, ओके। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ठीक ना। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के। भूमध्य मतलब पृथ्वी के मध्य से जो रेखा काल्पनिक खींचा गया है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य मतलब भूमि को मध्य से जो बांटता है वो शांत पेटी को किस रेखा में के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थलीय किस पेटी में अवस्थित है? विश्व के जितना भी उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मतलब कि एकदम गर्म, ठीक है ना, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में सब अवस्थित है, ठीक है। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? जो व्यापारिक हवा होता है वो अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहता है, ठीक ना। अश्व अक्षांश से विषुवत। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती है उसको व्यापारिक पवन बोलते हैं। उसको कौन सा पवन बोलते हैं? व्यापारिक।
पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो प्रचलित या अस्थाई सनातनी पवन कहते हैं। प्रचलित या अस्थाई सनातनी पवन कहते हैं जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। वे नियमित हवाएं जो किसी गरजता चालीसा, प्रचंड प्रचासा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती है। किस प्रकार की हवा है? तो पछुआ। पछुआ हवा को गरजता चालीसा कहा जाता है, ठीक ना, या इसे प्रचंड पचासा भी कह सकते हैं, चीखता साठा भी कह सकते हैं, ठीक ना, पछुआ हवा को। दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी के जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा क्या कहलाती है? तो गरजता या दहाड़ता चालीसा, वही मतलब कि पछुआ हवा। गरजता या दहाड़ता चालीसा। 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली तेज हवा क्या कहलाती है? भयंकर पचासा या प्रचंड पचासा, ठीक ना। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट चलने वाली तेज हवा को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है चीखता साठा, ठीक ना, चीखता साठा। कर लेना। उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली हवा क्या कहलाती है? मानसूनी हवा। उच्च दाब जहां हाई प्रेशर है और ऐसे लो प्रेशर की ओर जो हवा बह करके आता है उसको बोलते हैं मानसूनी हवा, ठीक ना। मानसूनी माने मानसून वाला हवा, जैसे अभी मानसूनी हवा बह रहा है। अल्पस पर्वत यानी अल्पास जिसको बोला जाता है, ठीक ना, पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क अस्थायीय हवा, उष्ण और एकदम शुष्क रहेगा, ठीक ना। स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? शुष्क मतलब सूखा हुआ है, उसको फौन बोलते हैं, जिसको जो स्विट्जरलैंड में चलता है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली जो ठंडी हवा होता है उसको क्या कहा जाता है? पैम्पीरा कहा जाता है। पंपास वाला क्षेत्र से तब पैम्पीरा याद रख लीजिएगा, ठीक ना। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्ट के नाम से जाना जाता है, नॉर्वेस्ट से। अब देखिए उत्तर पर्वतीय तो उत्तर वाला से आता है, ठीक ना, तो उत्तर से आता है तो नॉर्वेस्ट, ठीक ना। नॉर्थ नॉर्थ से तो उत्तर होता है ना जी, तो नॉर्थ वेस्ट याद रखिएगा, इजी बात। नॉर्वेस्ट उत्तर और उत्तरी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवा किस नाम जाने जाते हैं? तो नॉर्वेस्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके नीचे उतरने वाली जो गर्म शुष्क हवा होता है उसको चिनूक कहा जाता है। कभी कहा जाता है? चिनूक, यूएसए में, ठीक ना। यूएसए में जो पश्चिमी जो तटीय तट है, यूएसए का जो पश्चिम का तट है उससे शुरू होकर रॉकी पर्वत पार करके नीचे जब उतरने वाली जो गर्म शुष्क हवा होता है उसको चिनूक कहा जाता है, चिनूक। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ चरित रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम जाना जाता है? तो जोरान, क्या कहा जाता है? जोरान, ठीक ना। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में तो वही बात है चिनूक, ठीक ना। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्पास में विश्व ढाल पर बहती है? तो फान, पीछे आया था, ठीक ना। कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? कौन सी स्थानीय पवन जो है जो इटली में रक्त की वर्षा लाती है वो है सिराको है। कौन है? सिराको। कौन सी पवन हिम भजी के नाम से भी जानी जाती है? एक चिनूक, जो कि हिम में खाली बर्फे लेके आता है, ठीक ना, हिम में भाजता है। कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु की भी कहा जाता है? तो हरमट्टन को डॉक्टर वायु, अर्थात कहने का मतलब डॉक्टर वायु होगा मतलब सब बीमारी दूर हो जाता होगा, हरमट्टन। कौन सी गर्म स्थानीय पर्वत कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाता है? संताना। संताना जो होता है कैलिफोर्निया में जो गर्म स्थानीय हवा है, गर्म बहता है, जो कि फल को काफी नुकसान पहुंचाता है। कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है? तो हरमट्टन, क्योंकि डॉक्टरी वायु है भाई। कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र में यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? तो वो है आपका बोरा। कौन हवा है? बोरा पवन यूरोप में पर्वतीय क्षेत्र में यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है, तो बोरा। दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से किसकी उत्पत्ति होती है? तो चक्रवात, बवंडर। चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? तो अंडाकार होती है। चक्रवात आप देखे होंगे, गोल 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 हवा घूमते रहता है, ऊपर में जाता है, ओकरा अंदर जितना पड़ता है सबको उड़ा देता है।
चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? जो शांत होता है उसको चक्षु कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का वायु की दिशा होती है क्या? वामावर्त होती है, ठीक ना। दक्षिणावर्त नहीं होता है, वामावर्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, दक्षिणी गोलार्ध में तो घड़ी के सुई के दिशा में होगा, यानी दक्षिणावर्त होगा, ठीक ना। टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति को। टी मापक याद रखिएगा, ये ना कि चाय वाला है। टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का। तो जो चक्रवात आया है वो कितना पावरफुल चक्रवात है, ठीक ना, उसका क्या किया जाता है? माप किया जाता है। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवर्तीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टाइफून। अभी तक परिचित होंगे टाइफून से, बहुत तबाही मचोले था टाइफून। मिसिसिपी घाटी में कौन सी चक्रवात चलती है? टॉर्नेडो। मिसिसिपी जो घाटी है उसमें टॉर्नेडो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम जानता था? विली विली। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तब पेप्पा गायों में क्या किया जाता है? मतलब अभाव पाया जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जे वर्कनीज द्वारा। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सी क्षेत्र प्रभावित होती है? तो चीन सागर। सबसे ज्यादा चीन वर्ग को हानि पहुंचाता है टाइफून। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तब प्रति चक्रवात कहलाती है, जो केंद्र से बाहर निकलता है। प्रति चक्रवात में वायुमंडल कहाँ अवस्थित होता है? वायुदाब, तो वो एकदम केंद्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है? तो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो यह होता है आपका गोलाकार। जो प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो गोलाकार। और चक्रवात खाली होता है अंडाकार। कौन सा चक्रवात सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो होता है सर्वाधिक विनाशकारी होता है। टॉर्नेडो क्या है? तो एक अति निम्न दाब केंद्र है और उसी से उत्पन्न होता है, तो टॉर्नेडो हो गया। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जो पृथ्वी होता है और पृथ्वी को जो काल्पनिक रेखाओं से बीच से जो बांटा जाता है, ये वाला 0 डिग्री अक्षांश, तो इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक ना। एक आसपास का जो क्षेत्र होता है, इसके आसपास का क्षेत्र, इसको कहा जाता है आपका डोलड्रम। कैसे कहा जाता है? डोलड्रम। आसपास के जो अल्प दाब का क्षेत्र होता है इसको कहता है डोलड्रम। मोती का माता किसे कहा जाता है? पक्षाभ मेघ को। पक्षाभ मेघ को मोती की माता कहा जाता है। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तब वर्षा स्तरी, सबसे ज्यादा वर्षा लाता है। ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? मेघ आच्छादन की मात्रा की, कितना मेघ आच्छादित है, मतलब कितना मेघ छाया हुआ है, इसको मापा जाता है। काथी से? ओक्टास मापनी से। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति से, कि बादल का दिशा किधर है और कितना गति से निकल रहा है, उससे नेफोमीटर से मापते हैं। क्या चीज मापते हैं? नेफोमीटर से। कंफर्म कर लीजिए, नेफोमीटर से बादल की गति और दिशा मापी जाती है। ओक्टास से मापा जाता है मेघ आच्छादन की मात्रा। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाभ कहते हैं। जो रेशेदार दिखाई देता है पक्षाभ मेघ कहते हैं। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होती है? तक कपासी मेघ। वो तो देखते नहीं आसमान में कितना बेहतरीन कपास जैसे खूब बेहतरीन लगता है कि उसको एकदम मक्खन निकला हुआ है। त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ की। अगर कपासी वर्षा मेघ अगर है तो त्वरित झंझा एकदम पूरा तड़केगा, उड़केगा, एकदम मूसलाधार बारिश होगा। किस कारण रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है? तो निम्न आर्द्रता के कारण। वहाँ आर्द्रता बहुत कम होता है, जिसके कारण वहाँ बारिश होता नहीं है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। कौन वर्षा? संवहनीय वर्षा, जो एक ही दिशा में चलता है, जो पवन, उसको संवहनीय कहते हैं ना, हवा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवाती। किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जो भी भूमध्य रेखा के क्षेत्र में है, वहां सालों भर वर्षा होता है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहाइट कहा जाता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होता है? तो संवहनीय वर्षा। जब संवहनीय वर्षा होगा तो उसमें बिजली चमकेगा, मेघ गरजेगा, पूरा एकदम पानी हो जाएगा।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम, ठीक ना। मौसिनराम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका वर्षा होता है। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके बादल पर उसको क्या किया जा सकता है कि उसको भारी करके वहां बरसाया जा सकता है, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड का। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? आटाकामा। आटाकामा विश्व का सबसे सूखा स्थान है, आटाकामा, ठीक ना। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम यानी अपना जबरदस्ती बरखा बरखाने का, ठीक ना। तो ये था वायुमंडल संबंधित इतनी सारी क्वेश्चन, ठीक ना। तो आपका बहुत इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्लास 6 से क्लास 6 के जो भी आपका EVS है उससे रिलेटेड ये है क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा टेक केयर एंड गुड बाय।